बस फर्क है थोड़ा सा इनमें, जो हमें आज ही याद रखना है। जैसे कि दिस इज एन ओलिगोडेंड्रोसाइट और दिस इज अनदर ओलिगोडेंड्रोसाइट, this is its branch, and this branch is going to cover this neuron like this, इस तरह से इसको कवर कर लेती है। तो this is the branch of that oligodendrocyte that is covering it. Here we go. Another branch of the same oligodendrocyte is covering the another neuron. So we can easily understand here, this one is another oligodendrocyte, and this is its branch that covers the another neuron. मैंने तो सिर्फ दो न्यूरॉन्स बनाए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के साथ। इनके चारों तरफ न्यूरॉन्स है, चारों तरफ ब्रांच है, और वो ब्रांच जाके न्यूरॉन्स को कवर कर लेती है। ओके, सर कुछ स्टूडेंट दूसरी मीटिंग में। दूसरी मीटिंग मतलब? सर वहां पर दूसरी मीटिंग भी थी ना, हम अभी तक वहीं पर थे। अच्छा, दूसरी मीटिंग भी जो स्टार्ट की है। जो ना कोई क्लास चल रही है, और यही जूलॉजी वाली है? सर जूलॉजी की कोई और मीटिंग स्टार्ट की थी किसी ने, शायद आप ही ने। यही तो मैंने स्टार्ट की है, एक ही। नो सर, और एक भी की सर, मैं भी उसी में था। ये कब डेवलप हुई, मीटिंग्स कब डेवलप हुई? अभी ना? जब टीम्स में जाके जूलॉजी पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आता है ऑप्शन ज्वाइन। सो वहां पे जब जाते हैं तो मतलब वहां पे भी एक मीटिंग है एक, बट ये जो मीटिंग जिसमें हम अभी है वो कैलेंडर पे हमें मतलब मिली। वेट ए मिनट, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ वहां पे ग्रुप में। लाइक ये मीटिंग कैलेंडर पे शेड्यूल्ड है, और जब हम टीम्स में जाके जूलॉजी पे क्लिक करते हैं वहां पे फाइल्स भी है साइड से, तो वहां पे आती है वो मीटिंग। उनको वहां जाने की क्या जरूरत है? कैलेंडर्स में जाओ सीधे। से पहले सर वहां कैलेंडर मत पे चढ़ी थी पहली बार, सर वहां तब नहीं नहीं चढ़ती है चलती मीटिंग। जब। यस सर। एक मिनट वेट करो। ओके बेटा, मेरे ख्याल से आ गए हैं सारे। चलिए ठीक है।
सी हियर बेटा, तो हमने यहाँ पे बात की थी देयर आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि सीएनएस में एग्जिस्ट करती हैं और जहाँ पे शॉन सेल्स जो पीएनएस में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब इनके कुछ फीचर्स की बात हम करेंगे, लाइक if we talk about the oligodendrocytes, these are oligodendrocytes. सबसे पहली बात, these are branched cells. ये branched cells हैं and इनकी जो branches है, their branch develop coverings around neurons in brain and spinal cord. So we can write in CNS. इस CNS में न्यूरॉन के आसपास कवरिंग जनरेट करती है, ठीक है बेटा। एंड they produce myelin sheath around neurons. ये न्यूरॉन्स के आसपास माइलिन शीथ भी प्रोड्यूस करती है एंड फॉर्म माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स उस वजह से बनते हैं, ठीक है बेटा। सीएनएस के माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कभी अगर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं तुम लोगों से, which of the following cell is responsible to make the myelinated neurons in case of CNS, या ऐसा भी पूछा जा सकता है which of the neuron is myelinated and is developed by the Schwann cells। तो फर्क है यहाँ पे, तो एक Schwann cell से myelinated sheet बन जाता है, वहां पे एक ओलिगोडेंड्रोसाइट की वजह से myelinated sheet बन जाता है, वो CNS में बनता है और ये PNS में बनता है। तो ये फर्क तो इन दोनों में एग्जिस्ट तो करता ही करता है, ठीक है बेटा। ओके, बात सुनिएगा बेटा। अब यहाँ पे जब हम शॉन सेल्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ फीचर्स लिखते हैं। सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे शॉन सेल्स की, तो ये सीएनएस में प्रेजेंट है। सो दीज आर अनब्रांचड सेल्स। शॉन सेल्स क्या है बेटा? अनब्रांचड, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांचड सेल्स। उसके बाद मेनी न्यूरॉन्स या मेनी शॉन सेल्स wrap around axons of PNS के axons के around to form a covering, ये भी covering ही बनाते हैं, called as न्यूरिलेमा। उसको न्यूरिलेमा कहते हैं। देखो बेटा, इस बात पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेटली, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूरिलेमा जो है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द कवरिंग ऑफ शॉन सेल्स। इन शॉर्ट हम अगर यहाँ पे लिखें कवरिंग ऑफ या कवरिंग मेड ऑफ Schwann cells is equal to न्यूरिलेमा। बात समझ लेना बेटा, उसको न्यूरिलेमा कहते हैं। तो ये पॉइंट मैं सेपरेटली यहाँ मेंशन कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए एक बात तो क्लियर यहाँ पे नजर आ रही है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, उसमें न्यूरिलेमा एब्सेंट है, क्योंकि वहां शॉन सेल्स नहीं है। क्योंकि न्यूरिलेमा सिर्फ शॉन सेल की कवरिंग को कहा जाता है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की जो कवरिंग है उसको न्यूरिलेमा कम से कम नहीं कहते हैं। दैट कैन बी कॉल्ड समथिंग एल्स, बट न्यूरिलेमा उसका नाम नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। सो न्यूरिलेमा इज जस्ट मेड अप ऑफ शॉन सेल्स ओनली, सो इट इज ओनली प्रेजेंट इन पीएनएस। ओके, ये पहली बात है हमने। और यहां पर
Schwann cells, ये जो Schwann cells हैं can produce myelin sheath around axons of PNS neurons. तो यहाँ पे Schwann cells myelin प्रोड्यूस करती है. बात सुनिएगा बेटा, ये देखें, we can get myelin here, हमारे पास यहाँ पर भी myelin जनरेट हो सकता है और वहां पर भी myelin जनरेट हो सकता है. ये बात गौर से सुने. तो जब Schwann cells myelin प्रोड्यूस करेंगी तो वो सिर्फ PNS में करेंगी. जब oligodendrocytes प्रोड्यूस करेंगी तो वो सिर्फ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस वन इज myelin, ये myelin शीथ है, myelin शीथ. ठीक है. अब जब माइलिन शीथ बनाया इन्होंने, तो ऐसे न्यूरॉन्स को मेडुलेटेड या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं. सच काइंड ऑफ न्यूरॉन्स कैन बी कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. तो एक कॉमन स्टेटमेंट हम नीचे लिखेंगे. वी कैन राइट अ स्टेटमेंट ओवर हियर. न्यूरिलेमा exists only in PNS and is absent in CNS. ये CNS में absent होता है, सिर्फ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? PNS में. बात समझ गए? तो स्टेटमेंट को याद रखिएगा. तो ये तरीका है इनका. जहां ये माइलिन प्रोड्यूस करेंगे तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गया. जहां माइलिन, तो माइलिनेटेड वहां भी होंगे, यहां भी होंगे, लेकिन न्यूरिलेमा सिर्फ PNS में होगा. बात समझ गए मेरी? इस बात को एक ही बार समझना और बहुत ही जरूरी है ये. चलिए, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो कई सारी चीजों को यहाँ पे हम और देखने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ तक हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात हो रही थी. आपने देखा कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है या फिर Schwann सेल्स जो है, ये कौन सी सेल्स को हम कहते हैं और इनका काम क्या है? तो पूरी तरह से एक प्रोटेक्टिव सेल्स हैं ये, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाती है अराउंड द एक्सॉन. क्योंकि एक्सॉन के आसपास कवरिंग की क्या जरूरत है? बात साफ है बेटा. एक्सॉन्स जो है ये हाईली डेलिकेट पार्ट होते हैं हमारे न्यूरॉन के. लंबे चौड़े होते हैं और पतले होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही सेल मेम्ब्रेन के तो बने हैं, तो इनको ब्रेक होने का खतरा रहता है, इसलिए Schwann सेल्स ने इनको कवर कर रही. ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे. नेक्स्ट, लुक प्रॉपरली, दैट इज अबाउट द न्यूरॉन. बात सुनना बेटा. तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब न्यूरॉन की, जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ सेल हमारे नर्वस सिस्टम का था, या नर्वस टिश्यू का. न्यूरॉन कौन है? वेरी सिंपल. न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल and functional components of unit. nervous system. These are structural and functional units of neural system. ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. देखो, बात ऐसी क्यों है? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो ग्लियल सेल्स हैं उनमें एक्साइटेबिलिटी नहीं है, वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते. जब वो ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट तो नहीं हुआ है, क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम का फंक्शन ही नहीं है. नर्वस सिस्टम का फंक्शन ही है सिग्नल को ट्रांसमिट करना, कंडक्ट करना, एक्साइट होना. वो बात तो न्यूरॉन में है. दैट्स इट. तो न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे इस न्यूरल सिस्टम का. अब दूसरी बात हम यहाँ करने वाले हैं नर्व सेल के बारे में. ईच न्यूरॉन इज अ ब्रांचेड सेल. जो न्यूरॉन होता है कि ये कभी कभार तो ये हम देखते हैं कि ये ब्रांचेड सेल है. तो एज जनरल जो हम यहाँ पे न्यूरॉन पढ़ने वाले हैं वो न्यूरॉन है जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, जिसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं. इसके आगे हम टाइप्स भी बताते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे पहले एक मल्टीपोलर न्यूरॉन को हम समझेंगे, फिर हम इसके टाइप्स को समझ पाएंगे. गौर से सुनना. सो दिस न्यूरॉन इज अ branched
एक्साइटेबल सेल, ये एक ब्रांचेड एक्साइटेबल सेल होती है. न्यूरॉन्स आर ब्रांचेड एंड एक्साइटेबल सेल्स. वेरी गुड. विच कैरी, जिसके पास 3 पार्ट्स होते हैं. इस ब्रांचेड सेल के 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर फर्स्ट, तो हम ये पार्ट्स डायरेक्टली इन द न्यूरॉन, मैं अब एक न्यूरॉन बनाऊंगा तो उसी में ये डिस्कस कर लेंगे. जैसे फॉर इंस्टेंस आई एम गोइंग टू मेक ए न्यूरॉन लाइक दिस. ऐसे न्यूरॉन का एक एंड होता है. दिस वन. See here properly. Like this. So here we go. These are the ends. इस तरह से एक न्यूरॉन होता है. ये इसके डेंड्राइट से जो मैं अभी बना रहा हूं, मतलब आपको साफ नजर आ रहा है, सिर्फ एक मेम्ब्रेन है जो पूरी तरह से ब्रांच ब्रांच एंड ब्रांच डेवलप कर रही है, लाइक दिस. और सेंटर पे एक न्यूक्लियस कैरी करती है. दिस इज द न्यूरॉन स्ट्रक्चर. एंड फाइनली जब हम एक्सोनिक एंड पे पहुंचते हैं तो वहां पर भी एक ब्लॉकेड होता है सामने से, ऐसे करके नॉब्स जैसे बने हैं ये वाले, इस तरह से. बात सुनिएगा बेटा. न्यूरॉन के मैंने कहा 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स का जिक्र हम करेंगे यहाँ पे. नंबर फर्स्ट पार्ट जो है इसका, वो है डेंड्राइट्स. पहला पार्ट है इसका डेंड्राइट्स. एंड दूसरा पार्ट है इसका साइटोन, इसको सेल बॉडी भी कहते हैं. और तीसरा पोर्शन जो इसका है वो है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, विच इज रेफर्ड एज एक्सॉन. एक्सॉन मानी नर्व फाइबर. एक्सॉन का दूसरा नाम है नर्व फाइबर. ये बात याद रखना. इलोंगेटेड है तो फाइबर कहलाता है. चलो ठीक. This is the third part of our neuron. So there are 3 parts. Number second, it is body, cell body. First, it is dendrite. Look properly. सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोन की. So when we talk about cyton, we just refer some important things in it. ये साइटोन जो है, this is also referred as cell body. इसको cell body भी कहा जाता है. And this is also referred as perikaryon. Perikaryon. Peri means around, karyon means nucleus. Nucleus के आसपास का हिस्सा. Good. अब यहाँ पे कई सारी स्पेशलिटीज पे बात करनी है. Like if we talk about cyton, cell body, it consists न्यूक्लियस. इसके पास न्यूक्लियस होता है. एंड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसके पास होता है. वेरी गुड. बट हियर साइटोप्लाज्म इस पूरे न्यूरॉन का इज रेफर्ड एज न्यूरोप्लाज्म.
उसको न्यूरोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखिएगा, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। हम जब न्यूरॉन की बात करते हैं इसमें कई सारे पॉइंट्स पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे इसकी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मसल में होता था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मायोलेमा कहते थे, यहाँ उसको न्यूरोलेमा कहते थे। न्यूरोलेमा। एक चीज होती है न्यूरिलेमा, जो ऊपर बात की थी हमने, ये वाला न्यूरिलेमा अलग चीज है, न्यूरोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है। दूसरा इसका साइटोप्लाज्म है, ये नाम है पहले, उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। एंड तीसरे इसमें साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स होते हैं, या जिनको हम माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। नॉर्मल सेल्स में उनको माइक्रोफाइब्रिल्स कहा जाता है, यहाँ उनको न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स, दैट्स इट। ये 3 टर्म्स सबसे पहले हम याद रखेंगे इधर, ठीक है बेटा, एज ए न्यूरॉन। चलिए, हमने यहाँ पे कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म यानी न्यूरोप्लाज्म एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी बात इस साइटोप्लाज्म की क्या स्पेशल है, इट कैरी स्पेशल वेसिकल्स अराउंड द न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस के आसपास छोटे छोटे स्पेशल वेसिकल्स होते हैं जिनमें राइबोसोम्स एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। सो देयर आर निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो यहां पे हम देखते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं कि निसल ग्रेन्यूल होते क्या है, वेरी सिंपल बात है ये। निसल ग्रेन्यूल्स आर एक्चुअली the large irregular masses of ribosomes and RER. We call them as large irregular masses of ribosomes and rough endoplasmic reticulum. तो मतलब साफ है, निसल ग्रेन्यूल जो होते हैं इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। सो देयर वर्क इज प्रोटीन सिंथेसिस। बात समझना बेटा, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, बनाना प्रोटीन्स को। वेरी सिंपल। देन another characteristic feature, they have a rich amount of mitochondria. इनके पास रिच अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करता है, क्योंकि न्यूरॉन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रेगुलरली उनको अपना मेंटेन करना पड़ता है, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन ये सब चीजें। रिच अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑल अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, बात समझना बेटा, सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। पहले पहले लोग समझते थे, पहली स्टडीज ये बता रही थी कि शायद इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, वो जो सेंट्रियोल डिवीजन के काम आते हैं ना, वो इनमें नहीं होते। लेकिन बाद में स्टडीज ने ये बता दिया है, यानी बाद में जब स्टडी किया गया तो पता चला कि साइटोप्लाज्म भी यानी दीज सेंट्रियोल्स भी इनमें एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सारे ऑर्गेनेल्स एग्जिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई ऑर्गेनल मिसिंग है, सारे ऑर्गेनेलीज हैं। दीज आर मोस्टली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। और सबसे लास्ट बात जो हम पे लिखेंगे वो है न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स, neurofibrils are the cytoskeletal filaments. ये साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स होते हैं। साइटोस्केलेटन आप समझते होंगे, साइटोस्केलेटन हर सेल में होता है, हर सेल का शेप मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी साइटोस्केलेटन की होती है। उसके अंदर फाइबर्स का एक नेटवर्क लगा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फाइबर्स का नेटवर्क लगाता हूँ, जैसे these are the fibrils, they are maintaining the shape of the cell
इन दिस पैटर्न, इस तरह से हर साइड में फाइब्रिल ही फाइब्रिल एग्जिस्ट करते हैं और यही फाइब्रिल्स बाद में हमारे एक्सोनिक एंड तक चले जाते हैं। इन्होंने ही एक्सोन का भी साइटोप्लाज्म मेंटेन करके रखा है, ऐसी शेप मेंटेन करके रखी, दिस वन। ठीक है बेटा। सो दीज आर कॉल्ड एज न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं न्यूरोट्यूब्यूल्स, वन इट इज न्यूरोट्यूब्यूल्स, एक होते हैं न्यूरोफिलामेंट्स। न्यूरोफिलामेंट्स, इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जो न्यूरोट्यूब्यूल्स हैं, हम अगर न्यूरोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे तो ये थोड़े से ऐसे आप समझ लीजिए कि इनके पास एक स्पेशलिटी है कि दे आर लिटिल थिकर, दीज आर थिक फिलामेंट्स एंड दीज आर थिन फिलामेंट्स। ये थिन होते हैं, बस इतना सा फर्क है इनमें, थिक फिलामेंट्स होते हैं और कुछ इनमें थिन फिलामेंट्स होते हैं। ये न्यूरोफाइब्रिल्स की कितने थिक और थिन, दीज आर ऑलमोस्ट 7 to 10 नैनोमीटर्स थिक, जबकि ये होते हैं लगभग 20 नैनोमीटर्स थिक और 25 नैनोमीटर्स थिक। मतलब ये इनका मान लो एक तरह से विड्थ है, मतलब हार्ड फिलामेंट्स, स्ट्रॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं, जैसे नॉर्मली माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा जो है इन फिलामेंट्स का क्या काम है, दे फॉर्म ए नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाते हैं और शेप मेंटेन करते हैं। सो इनका प्रॉपर्टी क्या है, दे फॉर्म ए नेटवर्क इन न्यूरोप्लाज्म, इन न्यूरोप्लाज्म में एक नेटवर्क जनरेट करते हैं एंड मेंटेन शेप ऑफ सेल। तो शेप ऑफ सेल मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, दैट्स इट। एंड समटाइम्स दे आल्सो हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ दैट इंपल्स, ये नर्व को इंपल्स कंडक्ट करने में भी हेल्प करते हैं टू सम एक्सटेंट, वो रोल भी थोड़ा सा इनका रहता है। सर हाँ जी, सर न्यूरोट्यूब्यूल्स थिक होते हैं तो वो 7 to 10 नैनोमीटर होते हैं। नहीं, Like- न्यूरोट्यूब्यूल्स आर थिक, दे आर 25। अच्छा मैंने उल्टा लिखा इनका, यस सर। wait. Okay, it is 25 are these nanometers and 7 to 10 are these. That's it. Okay, जो थिकर है वो न्यूरोट्यूब्यूल, असल में न्यूरोट्यूब्यूल्स हो ना ट्यूब जैसे, उनके बीच में गैप्स होती हैं, और जैसे आपने देखे होंगे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पर्टिकुलर ट्यूबुलिन यूनिट्स, ट्यूबुलिन फाइबर्स। तो उनके अंदर वो 9+3 अरेंजमेंट होता है ना, वो कुछ आप लोग ने सेंट्रियोल वगैरह में पढ़े होंगे, तो वैसे अरेंजमेंट्स इनके भी Yes, होते हैं, sir. इस वजह से हाँ एग्जैक्टली वही अरेंजमेंट इनका भी है। मतलब इनमें कुछ नया नहीं है, ये वही फिलामेंट्स है, सिर्फ ये नर्व के अंदर है, बस इतना फर्क है न्यूरॉन के अंदर होना। तो इनकी स्पेशलिटी यही है कि ये काम भी वैसे ही करते हैं जैसे बाकी सेल्स में न्यूरोट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है। बोलो। ये सर साइटोन को हम सोमा भी बोलते हैं ना, हाँ सेल एग्जैक्टली, बॉडी। साइटोन कैन बी आल्सो कॉल्ड एज सोमा, इसको क्योंकि सोमा ग्रीक वर्ड है बॉडी के लिए, सोमा रेफर्स यस बॉडी। सर। हाँ, यू कैन आल्सो कॉल इट एज सोमा। तो ये बात भी लिख ही लेते हैं, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लोकल लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं। हालांकि नीट में इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती, उस वक्त जब आप वहां उस लेवल पे पहुंचोगे तब हम आपको बता देंगे कि आपको कहाँ कहाँ क्या करना है, लेकिन फिलहाल एक जनरल इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। तो लगभग हर चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे इसको सोमा भी कहते हैं, इसको पेरिकैरियन कहते हैं, इसको सेल बॉडी कहते हैं, इसको साइटोन कहते हैं, ये काफी सारे नाम है, लेकिन हर किसी का अपना मीनिंग है। जैसे सोमा मीन्स द बॉडी, जनरली हम कहते हैं सोमा, इट रेफर्स बॉडी। और साइटोन जो है, दिस इज द रियल नेम, एक्चुअल नेम तो साइटोन ही यूजुअली यूज होता है। एंड पेरिकैरियन अराउंड द न्यूक्लियस, सेल बॉडी, दिस इज द मीनिंग ऑफ साइटोन। साइटोन मीन्स सेल बॉडी। बात समझ में आ रही है? ओके, दैट्स इट। तो ये हो गया पहला पार्ट हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोन। अब असल में क्या होता है कि कहा जाता है कि एम्ब्रियोनिकली पहले साइटोन नहीं होता है, पहले सेल न्यूरॉन ऐसा होता है।
ठीक है। फिर क्या होता है कि इसकी ब्रांच निकल आती है, मतलब इसका मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड हो जाता है, थोड़ा फोल्ड इधर से निकला, थोड़ा फोल्ड इधर से निकला, थोड़ा फोल्ड इधर से निकला, थोड़ा फोल्ड इधर से, थोड़ा इधर से फोल्डेड हुआ, थोड़ा इधर से फोल्डेड हुआ, थोड़ा इधर से फोल्डेड, एक फोल्ड थोड़ा लंबा हो गया। आई बात समझ? ये अगला स्टेज, एक फोल्ड लंबा हो गया, न्यूक्लियस बीच में फंस गया, ऐसे इसने शेप अटेन की, तो कहा जाता है एम्ब्रियोनिकली पहले ये गोल सेल होती है, साइटोन ही होता है खाली, फिर उसमें ब्रांचेस, फिर जो छोटी ब्रांच है उनको डेंड्राइट्स कहते हैं, जो लंबी ब्रांच है उसको एक्सॉन कहते हैं। ओनली दिस थिंग, ये जो ब्रांचेस है इनका कॉमन नेम है न्यूराइट्स। जैसे साइटोन इज द सेल बॉडी, और उसके बाद इसकी जो ब्रांचेस बनी उन ब्रांच को न्यूराइट्स कहा जाता है। सो इफ वी से हियर cyton, it refers cell body. So then what is the dendrite? These are the smaller branches of the cyton. तो एक सिंपल सा पैटर्न हमें यहाँ पे याद रहना चाहिए, एक सिंपल सी बात हमें क्लियर यहाँ पे करनी है कि जिसमें हमें साफ नजर आए कि साइटोन जो है इसके ऊपर से ही छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। सो वी कैन राइट हियर डेंड्राइट्स आर the short branch, these are short branch, ये छोटी छोटी ब्रांच होती हैं of cytosol, these are short branches of cytosol, that's it। स्पेशलिटी इनकी भी है, वो ये है कि ये ब्रांच शॉर्ट तो है लेकिन वाइड होती है, खुली होती है, चौड़ी होती है थोड़ी सी। सो दीज आर वाइड enough to accommodate cytoplasmic contents या neuroplasmic contents, neuroplasmic contents like Nissls bodies, Nissls granules and others। बात समझो बेटा, डेंड्राइट एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर निसल बॉडी जा सकती है। ये निसल ग्रैन्यूल एक जगह फिक्स नहीं होती, घूमते रहते हैं, तो ये डेंड्रॉन के अंदर भी जा सकते हैं। तो इन डेंड्रॉन के अंदर जाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वाइड ब्रांच है। ओके, अब डेंड्राइट्स जो है ये छोटी छोटी ब्रांच है और इनका यूजुअली काम है दे रिसीव द सिग्नल। हालांकि जो सिग्नल रिसेप्शन की पावर है ना, न्यूरॉन कहीं भी सिग्नल रिसीव कर सकता है। न्यूरॉन कैन रिसीव सिग्नल इन डेंड्राइट सरफेस, इट कैन रिसीव सिग्नल इन द एक्सोनिक सरफेस, ये एक्सोनिक सरफेस पे भी सिग्नल रिसीव कर सकती है, साइटोन की सरफेस पे भी सिग्नल रिसीव कर सकती है। मतलब इट हैज न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स ऑल ओवर द न्यूरॉन। इसके पास न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं, वो जो जंक्शन के टाइम पे आप देखते हो ना कि साइनेप्स बनता है, फिर प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक नॉब बनता है, फिर सिग्नल आती है, उसको रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। वो रिसेप्टर पूरे न्यूरॉन में एक्सेप्ट एक्सोनिक एंड, एक्सॉन के एंड पे नहीं होते, बाकी हर जगह होते। इसलिए एक्सॉन कहीं से भी किसी भी जगह पे ये कभी भी नहीं सोचना कि शायद न्यूरॉन एक ऐसा है और दूसरा न्यूरॉन ऐसा है, तीसरा न्यूरॉन ऐसा है, तो सारे एक्सॉन डेंड्रॉन्स के साथ जुड़े हैं। यूजुअली वही होता है कि वो डेंड्रॉन के साथ ही जुड़े हैं, लेकिन हमेशा ऐसा सही नहीं है। बहुत सारी जगहों पे एक का एक्सॉन दूसरे के एक्सॉन से ही जुड़ा है, लेकिन एक्सॉन एंड टू एंड नहीं जुड़े, इतना फर्क है। मतलब दूसरा न्यूरॉन आके अपने एक्सॉन से इधर भी साइनेप्स बना सकता है। आई बात समझ कि वो इधर भी साइनेप्स बना सकता है साइटोन के साथ, वो इधर भी साइनेप्स बना सकता है जैसे नॉर्मली डेंड्रॉन के साथ। सो इट कैन मेक साइनेप्स एट एनी प्लेस ऑफ न्यूरॉन। तो स्पेशलिटी तो ये है कि इट इज नॉट द ओनली क्वालिटी और इट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ओनली डेंड्रॉन्स दैट दे रिसीव द सिग्नल्स, बट दे टू कैन रिसीव द सिग्नल। बात ऐसे समझ में आई। सो दे कैन receive signal from other neurons via synapse। ये synapse के जरिए बाकी न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव कर सकता है। अब सिर्फ यही कर सकता है ये बात सही नहीं है, ये कर सकता है, बस इतना याद रखना है। बात सिंपल सी है, सिर्फ यही कर सकता है वो हमें याद नहीं रखना है, ये कर सकता है ये याद रखना है। लाइक एक्सोनिक एंड भी ऐसा कर सकता है। चलिए
अब इस डेंड्राइट की एक और स्पेशलिटी के बारे में याद रखना है। हाँ, जब ये रिसीव करेगा, बात समझ लेना बेटा, whenever it receives the signal from here, तो फिर क्या करेगा बेटा, it do not have capability to give out the signal, इसका सिग्नल वापस देने की कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, सिग्नल रिसीव करके उसको ये साइट ऑन की तरफ भेज सकता है, ये साइट ऑन की तरफ भेज सकता है, साइट ऑन की तरफ भेजेगा, ये भी साइट ऑन की तरफ भेजेगा, ये भी साइट ऑन की तरफ भेजेगा, ये भी साइट ऑन की तरफ भेजेगा। सो वी कैन जस्ट राइट दे कैन ट्रांसफर और कंडक्ट, दे कंडक्ट सिग्नल यानी इम्पल्स टू साइट ऑन्स, ये इनकी प्रॉपर्टी है, वो अपनी सिग्नल को साइट ऑन की तरफ ट्रांसमिट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज द एक्सॉन? अब साफ नजर आता है, इसको नर्व फाइबर कहते हैं। ऊपर मैंने बात की कि जो लॉन्गेस्ट ब्रांच है वो एक्सॉन कहलाती है। सो वी कैन जस्ट कॉल इट एज दीज आर लॉन्गर ब्रांच ऑफ साइटोन। ये लॉन्गर ब्रांच है हमारे साइटोन की, ब्रांच ऑफ साइटोन, they are usually single, ये यूजुअली सिंगल ब्रांच होती है, सिंगल ब्रांच यूजुअली ऐसी इकलौती ब्रांच होती है विथ यूनिफॉर्म डायमीटर, एंड इट कैरी और इट हैव यूनिफॉर्म diameter and have maximum length, इसकी maximum length हो सकती है 90 सेंटीमीटर्स। 90 सेंटीमीटर्स। अब खुद सोचिए, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है ये सेल है, सेल माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक विड्थ है इसकी लगभग 60 माइक्रॉन्स के बराबर इसकी विड्थ होती है, और ये लेंथ जो इसकी इलोंगेट होती है ना, ये लगभग 90 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है, जैसे हमारी लिम्ब्स में होती है, जो हमारी लेग्स में न्यूरॉन्स होते हैं ना, और जो हमारी आर्म्स में न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें ऐसे लंबे लंबे एक्सॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो 90 सेंटीमीटर तक ये जा सकता है। अब आप खुद सोचो, 90 सेंटीमीटर के इस पतले से ब्रांच का प्रोटेक्शन का ख्याल रखना जरूरी है। अभी तो इसके आसपास या तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने कवर किया है या फिर शॉन सेल ने कवर किया है। इतने लंबे एक्सॉन को ब्रेक होने का खतरा तो हर वक्त रहेगा, तो उस चीज से बचने के लिए इट हैज जस्ट द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स अराउंड इट। तो उससे पहले कि हम प्रोटेक्टिव कवरिंग्स की बात करेंगे, एट द एंड जहां से ये न्यूरॉन से निकलता है और जहां इसका एंड होता है, दो एंड्स होंगे इसके, बात समझ लेना बेटा। ये जो कोनिकल एंड होता है इसका, दिस इज रेफर्ड एज एक्सॉन हिलॉक, इसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ये जो वी शेप्ड ब्रांच होती है इसकी, उस एक्सॉन हिलॉक के फौरन बाद, एक्सॉन हिलॉक के फौरन पीछे वहां पर एक पार्ट होता है जिसको इनिशियल सेगमेंट कहा जाता है, दैट इज रेफर्ड एज इनिशियल सेगमेंट। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तुम अगर रखोगे ठीक है, इसको इनिशियल सेगमेंट कहते हैं, और कहा जाता है सबसे ज्यादा सिग्नल्स इनिशियल सेगमेंट रिसीव करता है। अगर हम डेंड्रॉन की बात करें तो डेंड्रॉन ज्यादा नहीं, एक्सॉन में से ज्यादा सिग्नल इनिशियल सेगमेंट ही रिसीव करता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम, और एक्सॉन हिलॉक पे कोई दूसरा एक्सॉन साइनेप्स नहीं बना सकता। खैर, ये दो सेगमेंट्स है। उसके बाद इसका ये तीसरा एंड है, ये वाला, इसको एक्सॉन टर्मिनस कहते हैं। दिस कैन बी रेफर्ड एज एक्सॉन टर्मिनस, टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन। गुड। और ये जो नॉब्स हैं, these can be called as axonic knobs, or you can call them as presynaptic knobs. इनको presynaptic knobs भी कहा जाता है। बात समझ लेना बेटा, बल्ज जैसा होता है एक्सोनिक एंड, जिसको presynaptic knob कहा जाता है। So I will mention some points here एक्सॉन के रिलेटेड। तो पहली चीज तो हमने देखा कि where it emerges from the cyton, that's called axon hillock. So where it ends, there is the branched. So axon
emerges from cyton by axon hillock, which is a conical part, and axon जो है it ends by numerous branches called axon terminus. उनको axon terminus के नाम से जानते हैं. Very simple. And there are knob-like structures at end of terminal ends of axon called presynaptic knobs. इनको प्रीसाइनेप्टिक नॉब्स के नाम से जानते हैं. वेरी सिंपल. ओके, ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की. अब अंदर के साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म एक्सॉन्स के अंदर है, बात सुन लेना बेटा. माइक्रोट्यूब्यूल्स तो वो कैरी कर पाते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म डायमीटर वाला ये पूरा एक्सॉन इतना पतला है, निसल्स बॉडीज इसमें नहीं आ सकती. तो बात याद रखिएगा बेटा, एक्सॉन में कैपेबिलिटी है, वी कैन जस्ट मेंशन एक्सॉन कैरी न्यूरोप्लाज्म. इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म होता है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस. एक तो उसमें न्यूक्लियस नहीं जा सकता है, एंड निसल्स ग्रेन्यूल्स. ठीक है बेटा, एक्सक्लूडिंग nucleus and Nissel's granules, that cytoplasm is called as exoplasm. उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं. अब खुद सोचो आप, देखो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रीज एक्सॉन में है ही नहीं, निसल बॉडीज उसमें नहीं है ना. खुद सोचो, निसल बॉडीज कहाँ है? साइटोन में. एक्सॉन को प्रोटीन चाहिए. कभी कभी तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोटीन्स होते हैं, तो वो तो इसको चाहिए रेगुलर. प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में इसको चाहिए, तो उन प्रोटीन्स को अंदर तो आना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक फ्लो रहता है टुवर्ड्स एक्सॉन फ्रॉम द साइटोन कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्मिक फ्लो. So we can of neuroplasm between cyton and axon called एक्सोप्लाज्मिक फ्लो. उसको एक्सोप्लाज्मिक फ्लो कहते हैं. बात समझ लेना बेटा, हर ऑर्गेनल, हर कोई चीज सिर्फ निसल बॉडीज इसके अंदर नहीं है. न्यूक्लियस तो खैर बड़ा है, वो तो जा नहीं सकता. तो ये एक्सॉन की स्पेशलिटी है. इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर का इसका वेट करना पड़ता है, जो ऊपर से आएंगे तभी ये यहाँ पे जनरेट कर सकता है. तो दिस बिकम्स वन ऑफ द रीजंस दैट दिस इज रेफर्ड एज एक्सोप्लाज्मिक फ्लो. अब एक और बात, एक्सॉन चूंकि पतला है, हम ये बात कर चुके हैं, दिस एक्सॉन्स आर प्रोटेक्टेड. ये प्रोटेक्टेड होते हैं बाय glial cells as covering around. तो यहां पे हम लिखेंगे इन केस ऑफ CNS oligodendrocytes did so, and in case of PNS Schwann cells did so, Schwann cell covering. बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? जिसको हम
न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा, समझ रहे हो मेरी बात बेटा? तो न्यूरिलेमा किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ। चलो अब ये बात तो क्लियर हो गई। एक और बात हमारे सामने है। चलो ये एक्सॉन के आसपास कवरिंग्स है। बात सुनो, बात मेरी सुनना बेटा। हर एक्सॉन जो है उसके आसपास कवरिंग्स है। लाइक वी सी देयर इज अ शॉन सेल कवरिंग ओवर हियर। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक शॉन सेल कवरिंग जनरेट कर रहे हैं like this, like this. ये शॉन सेल कवरिंग है, this one. Then we see there is another शॉन सेल covering. Or we can make it complete. We can elaborate the shorn cell like this. And we can elaborate one सर more जो ये shorn. शॉन सेल्स है ना, Yes. सर ये कैसे जुड़ी रहती है एक्सॉन के साथ? मतलब कोई मटेरियल हेल्प करता है इनके साथ स्टिक करने में? मतलब ये क्यों नहीं, नहीं। मतलब वहां से उठ जाती है? नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होता है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर, तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको मैं बनाऊंगा, दिस इज न्यूरिलेमा। ये न्यूरिलेमा है। बात समझ लेना बेटा। देखो असल क्या होता है, मैं इसका क्रॉस सेक्शन काटता हूँ। से फॉर एग्जांपल आई कट दिस लाइक दिस, बीच में मैंने काटा, ठीक है। अब इस कट सेक्शन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। बात गौर से सुनना, ये एक्सॉन है बीच में, मान लो ये बीच में कौन है बेटा? एक्सॉन। एक्सॉन को जब कट करेंगे तो सर्कल दिखेगा ना, बोलो Yes, सारे। sir. वेरी गुड। अब शॉन सेल ने देखो क्या किया होता है इसके आसपास। शॉन सेल डिड वन क्लियर थिंग। शॉन सेल ऐसे रोल करती है इसके ऊपर। ये शॉन सेल है, ऐसे। आई बात समझ? Yes, sir. जो कट सेक्शन में तुम्हें दिख रहा है ना, असल में शॉन सेल स्पाइरल। अब इसकी एग्जांपल लाइव ऐसे समझो। फॉर इंस्टेंस आप अपने हाथ को फैलाओ ऐसे, और पेन जो है उसको हाथ में ले लो। पेन को अपनी फिंगर्स के ऊपर रखो, ऐसे हाथ फैलाओ, कोई भी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो उसके ऊपर पेन रखो ऐसे ट्रांसफर्स। जैसे ये हमारा हाथ ऐसे है, तो ऐसे रखो पेन, ठीक है। जब पेन रखा उसके बाद अपनी फिंगर्स को रोल करो ऐसे, हाथ को बंद करो ऐसे। What will happen to the pen? Pen will stay Sir. in the middle, is it? Yes. And your hand, your fingers are rolling over it. ऐसे ही शॉन सेल्स एक्सॉन के ऊपर रोल करती है। आई बात समझ? सर मतलब एक्सॉन और जो ये सेल है आपस में कांटेक्ट में नहीं होती है, मतलब ये आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकते, बस सिर्फ इसके अराउंड होती है सेल। हाँ, ये इसके अराउंड है, कांटेक्ट भी कर सकती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब ये माइलिन सिक्रीट करेगी वो इधर आएगा ना बीच में, वो एक्सॉन एंड शॉन सेल के बीच में रहता है माइलिन। आई बात समझ? यस सर। अगर ये शॉन सेल माइलिन सिक्रीट नहीं करेगी तब भी ये एक्सॉन की सरफेस के ऊपर रहेगी, मतलब अंदर न्यूरोलेमा रहेगा, बाहर न्यूरिलेमा रहेगा। ये देखिए आप, ये न्यूरोलेमा है, दिस वन इज न्यूरोलेमा, न्यूरिलेमा, सॉरी न्यूरोलेमा। ये न्यूरोलेमा, वो बाहर न्यूरिलेमा। तो ये यहाँ पे न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा, और ये बाहर से न्यूरिलेमा। तो बात साफ है, न्यूरिलेमा सेल्यूलर कवरिंग है, न्यूरोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दैट्स इट। आई बात समझ? बीच में एक गैप है जिसमें ये माइलिन सिक्रीट कर सकती है। तो जब ये माइलिन सिक्रीट करेगी तो डेफिनेटली न्यूरिलेमा न्यूरोलेमा से दूर हो जाएगा, बीच में माइलिन आएगा। आई बात समझ?
इस तरह से रोलिंग। Yes. अब बेटर दूसरी एग्जांपल ये भी है, तुम एक बलून ले लो, उसमें हवा भरो या पानी भरो, उस बलून के ऊपर एक रॉड रखो, फिर रॉड को प्रेस करो बलून के ऊपर, तो ऐसा लगेगा कि बलून रॉड के ऊपर लिपट गया। एग्जैक्ट वैसे ये पेन भी हाथ के साथ, हाथ पेन के ऊपर लिपट गया था, वैसे ही शॉन सेल्स लिपट जाती है किसके ऊपर? एक्सॉन के ऊपर। Axon के ऊपर। दैट्स इट। तो दे आर जस्ट मेकिंग अ राउंड, लेकिन बीच में वो कोई गैप नहीं छोड़ती। ये शॉन सेल का कवरिंग न्यूरोलेमा कंटिन्यू है। वो जो नोड ऑफ रेनवियर की बात हो रही थी ना, मतलब यूजुअली तुम लोग ने पढ़ा होगा, अभी आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ तो न्यूरोलेमा बनाया लेकिन नोड ऑफ रेनवियर नहीं बोले। मैं नहीं बोलूंगा इधर नोड ऑफ रेनवियर, क्योंकि इधर नहीं है। ये वो न्यूरॉन है जिसमें माइलिन नहीं है, मैंने माइलिन नहीं दिखाया। अब मैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के बीच में आपको डिफरेंस बताता हूँ। इसको एक ही बार समझना होता है। एक बार चीजें समझ में आ गई तो बस, कुछ ऐसी चीजें होती है जो एक ही बार समझनी होती है। नाउ आई विल टेल यू एक्सॉन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन्स, इवन न्यूरॉन्स भी, इवन उसी बिना पे हम न्यूरॉन के भी क्लासिफिकेशन करते हैं। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो वो माइलिनेटेड होंगी या फिर वो नॉन माइलिनेटेड होंगी। नॉन, Excuse me, sir. यस, सर आपने अभी बोला कि जो हमारी शॉन सेल्स होती है वो अराउंड लाइक स्टिक करती है एक्सॉन के साथ। लाइक कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो स्टिक करती है एक्सॉन के साथ, लाइक कुछ भी जिसकी वजह से वो स्टिक करती है। नहीं नहीं, वो रोल करती है बस, वही एक रीजन Like- है। बाकी कोई बीच में फ्लूइड नहीं है या कोई ऐसा फिक्सेटिव नहीं है। देयर इज नॉट एनी So वो फिक्सेटिव। खुद रोल करती है। हाँ, तो जैसे उसके तुम पीछे इस, कोई रीजन है लाइक क्यों एक्सॉन के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में रहती है? और मतलब देखिए, एक टिश्यू है, उसमें दो तरह की सेल्स है, समझ लेना। देयर इज अ टिश्यू, उसके बीच में क्या है? दो तरह की सेल्स। अब सेल्स के बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कि नहीं? यस बोलो। तो अब यहाँ पे एक्सॉन है, ये एक सेल का पार्ट है, फिर इसके आसपास बाकी सेल्स हैं, लाइक वहाँ एस्ट्रोसाइट भी है, माइक्रोग्लिया भी है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बीच में है, उन्होंने अपनी ब्रांच को निकाल के एक्सॉन के साथ चिपका दिया या टच करा या उसको रोल करा। डायग्राम विजिबल नहीं है। मैं तो डायग्राम बना ही नहीं अभी। समझ लगा, समझ गया। चलो ठीक है, नहीं मैं वैसे तो मैं जनरली बोल रहा हूँ कि अच्छा Yes, चलो sir. बना यहाँ पे। चलो ये एक टिश्यू है, उसमें ये एक एक्सॉन है, ये बाकी सेल्स हैं, तो हर साइड से सेल्स हैं, तो हर सेल ने अपना अपना शेप मेंटेन करा हुआ है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। तो कुछ सेल शॉन सेल्स है वो ऐसे हैं जिनने एक्सॉन के साथ वो लिपटे हैं। ये डेवलपमेंट के दौरान नहीं हो रहा है, यूं ही न्यूरॉन बन रहा होता है डेवलपमेंट के दौरान, तभी शॉन सेल इसके आसपास आ जाती है। तो मकसद सिर्फ इतना है, इसका प्रोटेक्शन करना, सिर्फ काम है प्रोटेक्शन, असल मकसद तो वही है। ऊपर से ये इंसुलेटिंग होती है, हमने न्यूरोग्लियल सेल्स को पढ़ा कि ये इंसुलेटिंग है, और एक्सॉन को ऐसा चाहिए। और हर सेल जब काम करती है, कोई भी वर्किंग करती है, वो करती है अकॉर्डिंग टू इट्स जेनेटिक्स। लाइक उसमें वो जीन्स एक्टिवेट होते हैं तो वो काम करती है। जैसे कुछ सेल्स इनमें से माइलिन सिक्रीट करते हैं, कुछ नहीं करती है। जो माइलिन सिक्रीट करती है वो क्यों करती है माइलिन सिक्रीट? क्योंकि उनमें माइलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स एक्टिवेट है। आई बात समझ? Yes, sir. दैट्स द ओनली वे। सो दिस इज द जेनेटिक फैक्टर हाउ द सेल्स विल अरेंज इनसाइड द, जैसे हम बोल रहे हैं मसल सेल्स पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं, एंड टू एंड क्यों नहीं करती? तो उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि वो इस तरह का Yes, sir. अरेंजमेंट कर ले। तो दैट इज द रीजन। Yes, sir. तो हमने कहा कि यहाँ पे दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है उनकी माइलिनेटेड function न्यूरॉन, जिसकी दूसरे होते हैं नॉन माइलिन। फिर से बोलो बेटा एक बार। तो मैं कह रही हूँ उनके फंक्शन की वजह से ये करते हैं। फॉर एग्जांपल इनका फंक्शन है एक्सॉन को इंसुलेटिंग नेचर प्रोवाइड करना, तो इसी हाँ, वजह से लाइक इसी वजह से ये इसको सराउंड करते हैं। वो इसी यही तो रीजन है ना, वो फंक्शन ही वैसा Yes, sir. क्यों करते हैं? Function क्योंकि yes. जेनेटिक Yes, बैकग्राउंड sir. है। Thank you, sir. तो जब उनको इंसुलेट करना है तो एक्सॉन को ही इंसुलेट करना है। एक्सॉन ही है सबसे बड़ा पार्ट न्यूरॉन का, डेफिनेटली Yes, उसी को sir. Yes. कवर अप करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो एक न्यूरॉन हम यहाँ पे बनाएंगे, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब मैं न्यूरॉन को एक सिंपल सा न्यूरॉन बनाऊंगा जैसे, क्योंकि मुझे इसका खाली एक्सॉन चाहिए। तो ये एक न्यूरॉन है और ये इसका एक्सॉन है, और यहाँ पे एक्सॉन के एंड्स। ठीक है बेटा, मान लो ये एक्सॉन के एंड्स, और ये दूसरा न्यूरॉन है,
और ये इसका एक्सोनिक एंड है, और ये इसके एक्सॉन के एंड्स, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है बेटा, अब इसकी स्पेशलिटी सुनिए। इस एक्सॉन ने दोनों में शॉन सेल, मान लो दोनों पेरिफेरल न्यूरॉन्स या कोई ओलिगोडेंड्रोसाइट वाला भी। अब इसने अपने आसपास शॉन सेल्स डेवलप की हैं, पहले वाले ने, दूसरा वाला भी तो सेम ही करेगा। लुक एट दिस, ये शॉन सेल है और ये दूसरी शॉन सेल है, दिस इज अनदर शॉन सेल, लाइक दिस। ये इनका न्यूक्लियस है। अब दूसरी शॉन सेल यहां से ऐसे है, लाइक दिस, और इसने यहाँ पे बीच में गैप रखी हुई है। चलिए ठीक है, ये दूसरी शॉन सेल है। सेम इज द केस हियर, इधर भी एक शॉन सेल है, ऐसे करके, और फिर दूसरी शॉन सेल भी है, उसका भी यहाँ पे न्यूक्लियस है, दिस द सेकंड शॉन सेल, लाइक दिस। अब दोनों में क्या स्पेशलिटी है कि जो पहला वाला है ये न्यूरॉन माइलिनेटेड, इसकी शॉन सेल्स माइलिन प्रोड्यूस करती है, सो इट्स शॉन सेल्स आर प्रोड्यूसिंग माइलिन। से फॉर एग्जांपल हियर, तो ये इन्होंने माइलिन प्रोड्यूस किया, और माइलिन क्या प्रोड्यूस किया, एक पूरा कोटिंग जनरेट करा, लाइक दिस। इधर भी इसने माइलिन प्रोड्यूस किया। ठीक है बेटा, तो पूरी तरह से न्यूरोलेमा एंड न्यूरोलेमा के बीच में माइलिन आ गया। अब इधर भी माइलिन, ये भी माइलिन शीथ से भर गया, और इधर भी माइलिन। ठीक है बेटा, अब आप सोच रहे होंगे शॉन सेल्स ने जो स्पाइरल बना दिया, तो माइलिन के बीच में गैप कहां से आ गई? जो ही ये माइलिन रिलीज करते हैं, दैट डेवलप्स अ गैप, उसकी वजह से ही गैप डेवलप होता है। सो लेट मी राइट हियर, देयर इज माइलिन। अब बात समझो बेटा, जो यहाँ का माइलिन पहली वाली शॉन सेल के ग्रुप का है, वो यहां तक है, ये देखिए इधर तक है, और इसका माइलिन इधर तक है, बीच में एक गैप रहता है, इस गैप को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, इसको नोड कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, दैट इज द नोड ऑफ रेनवियर। बात समझ गए बेटा? So what is a node of Ranvier? Very simple. It is the gap between the myelin sheath, not between the neural lemma or Schwann cells. Schwann cells का गैप नहीं है, ये गैप है माइलिन शीथ के बारे में। Schwann cells को देखो, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, टच्ड है, there is no gap. तो node of Ranvier can exist only in myelinated neurons, not in non-myelinated. Non-myelinated में माइलिन ही नहीं है, तो डेफिनेटली वहां Schwann cell एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वहां जो है नोड ऑफ रेनवियर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो सिंपल सी बात है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात हम करते हैं, व्हाट इज अ माइलिनेटेड न्यूरॉन? विच कैरी माइलिन शीथ, जिनके पास माइलिन शीथ एग्जिस्ट करेगा। सो हियर माइलिन इज प्रोड्यूस्ड। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन सीएनएस में भी होंगे, पीएनएस में भी होंगे, वहां ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करती है, यहाँ शॉन सेल्स प्रोड्यूस कर सकती है। सो वी कैन राइट माइलिन कैन बी produced by Schwann cells as well as oligodendrocytes. माइलिन शॉन सेल्स भी प्रोड्यूस कर सकती है,
और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। बात तो वेरी सिंपल, बहुत साफ है। जब शॉन सेल्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, शॉन सेल्स करेंगी इन PNS, ओलिगोडेंड्रोसाइट करेंगी इन CNS। तो इसका मतलब साफ हुआ, इस पॉइंट से आपको क्लियर हुआ कि माइलिनेटेड न्यूरॉन CNS में भी होंगे, PNS में होंगे। ऐसा ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ PNS में है या CNS में, ऐसी कोई बात नहीं है। वेरी गुड, तो इधर माइलिन है। सो नाउ देयर इज अ टर्म यूज्ड एज नोड ऑफ रेनवियर। अब माइलिन प्रोड्यूस होने की वजह से दो चीजें पैदा हो गई एक्सॉन में। एक प्रोड्यूस हो गए नोड्स, जिनको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। फिर नोड और नोड के बीच में जो गैप है उसको इंटरनोड कहते हैं। दिस इज रेफर्ड एज internode. That's it. So we can just write here this myelin production develops nodes and internodes in neuron. ये न्यूरॉन में नोड्स और इंटरनोड्स डेवलप करने लगे, या बल्कि एक्सॉन में। नोड्स का पूरा नाम है नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, जबकि इंटरनोड का दूसरा कोई नाम है नहीं, इसको इंटरनोड ही कहते हैं। बल्कि हम नोड ऑफ रेनवियर में लिखेंगे वेयर माइलिन इज एब्सेंट, जबकि इंटरनोड इज द पार्ट वेयर माइलिन एग्जिस्ट। माइलिन एग्जिस्ट, ये फर्क है इसमें। आई बात समझ बेटा? इंटरनोड किसको कहते हैं, नोड किसको कहते हैं? चलो ये बात तो क्लियर हुई। Yes. अब यहाँ पे देख लो, मैं अगर आपको माइलिनेटेड न्यूरॉन का एक सीक्वेंस पूछूं, बात समझ लेना बेटा, क्लियरली समझना। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन जरूरी है। हम अगर इस चीज को यहां पे दिखा दें, इसको हम कहेंगे एक्सोप्लाज्म, कहेंगे ना। फिर अगर इस मेम्ब्रेन को दिखा दें, इसको हम कहेंगे न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा। उसके बाद जो चीज दिखा दें, इसको हम कहेंगे माइलिन। उसके बाद जो बाहर की चीज दिखा दें, इसको हम कहेंगे न्यूरेलेमा, न्यूरेलेमा। बात समझ लेना बेटा। इंटरनोड में एक्सोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन होता है, बाहर कवरिंग होती है न्यूरोलेमा, फिर कवरिंग होती है माइलिन, फिर कवरिंग होती है न्यूरीलेमा। 3 कवर्स होते हैं एक्सोप्लाज्म के ऊपर। अब जब नोड में देखते हैं, नोड में, नोड देखो बेटा, नोड में अंदर कौन, मैं व्हाइट वाली लाइन यूज करूंगा, व्हाइट वाला कलर। नोड में अंदर कौन सबसे पहले? एक्सोप्लाज्म, Yes, sir. एक्सोप्लाज्म। दूसरा कौन? न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और तीसरा कौन सीधा? न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा। आई बात समझ? इसमें एक मिसिंग है, वो कौन है? माइलिन। ये ऑब्जेक्टिव Myelin. तुमसे पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछा जा सकता है। अब यही चीज मैं आपको एक और जगह दिखाना चाहता हूँ, गौर से सुनना, और बहुत जरूरी बात है। लुक एट दिस, लुक हियर, लुक प्रॉपरली। अच्छे से बात समझना बेटा। इधर भी तुम्हें माइलिन नजर आता है ना, ये देखें, मैंने माइलिन जोड़ दिया इसके साथ, माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये। मैंने इधर भी माइलिन जोड़ दिया, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है। लुक प्रॉपरली, इन दोनों न्यूरॉन्स में फर्क क्या है? ये PNS का न्यूरॉन है, ये CNS का न्यूरॉन है। इंटरनोड इधर भी है, इंटरनोड यहां पर भी है, इंटरनोड इधर भी है। सॉरी, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर यहां पर भी है, नोड, एंड नोड यहां पर भी है, नोड ऑफ रेनवियर। इंटरनोड इधर भी है,
इंटरनोड, और इंटरनोड इधर भी है, इंटरनोड यहां भी है, इंटरनोड यहां भी है, इंटरनोड यहां भी है, नोड, सेम नोड। अब फर्क क्या है? मैंने पीएनएस के न्यूरॉन में क्या कहा, यहां पर प्रेजेंट है इंटरनोड में क्या क्या चीजें, एक्सोलेमा अंदर या एक्सोप्लाज्म, उसके बाद न्यूरोलेमा, उसके बाद माइलिन, उसके बाद न्यूरिलेमा। सीधी बात। जब मैं सीएनएस के न्यूरॉन की बात करूं तो सबसे अंदर कौन आएगा, इधर आएगा एक्सोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, एक्सोलेमा, या फिर हम इसको न्यूरोलेमा कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी कैन कॉल इट एज न्यूरोलेमा। और उसके बाद देयर इज माइलिन, माइलिन, कैन वी से देयर इज न्यूरिलेमा? नो नहीं है सर। ना, यहां पर नो सर। न्यूरिलेमा मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है एज ऑब्जेक्टिव, यू कैन जस्ट राइट द क्वेश्चन। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, वी विल मेंशन अ क्वेश्चन, द नोड ऑफ रेनवियर, node of Ranvier of CNS या of neuron in CNS, डायरेक्टली लिखेंगे of neuron CNS carry number first option myelin, number second option neurolemma, number third option both, number fourth option none। बोलिएगा। बोथ। बोथ। It is node of Ranvier in CNS। सर नन। माइलिन। अपना पूरा दिमाग लगा लो बेटा। सर माइलिन। नन। सर नन। ये सर है नन। नोड ऑफ रेनवियर। Fernan, हाँ, नोड ऑफ Yes, रेनवियर इन सीएनएस कैरी नीदर माइलिन नॉर न्यूरिलेमा। लेकिन Yes. अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, मैं सीएनएस के बदले पीएनएस कर दूं, मैं न्यूरिलेमा। इस सीएनएस के बदले पीएनएस कर दूं, तो उसमें न्यूरिलेमा एग्जिस्टेड है ना, यस सर। समझ लो बेटा। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे में, नोड ऑफ रेनवियर इन न्यूरॉन ऑफ पीएनएस कैरीज, तो न्यूरिलेमा वहां एग्जिस्ट करता। माइलिन तो होगा नहीं, नोड ऑफ रेनवियर पे माइलिन पहले ही चला जाता है, माइलिन तो है ही नहीं। आई बात समझ? बट न्यूरिलेमा तो एग्जिस्ट करता है ना, किसमें, पीएनएस वाले न्यूरॉन में, पीएनएस वाले न्यूरॉन में नहीं। दैट्स इट। अब जब साफ बात होगी हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन कौन है, ये तो क्लियर हो गया। जब हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात इसी तरह से करते हैं, व्हाट आर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स? Non-myelinated neurons when myelin does not, Schwann cells or neurolemma do not secrete, or these oligodendrocytes do not secrete, so they lack myelin sheath, so no nodes and internodes are developed। इनमें ना कोई नोड है ना ही कोई इंटरनोड है, तो इनके पास तो होता ही नहीं ना, नोड तो इंटरनोड बने थे माइलिन की वजह से, इनमें होते ही नहीं है। सो दैट्स दिस इज मेडुलेटेड। और याद रखेंगे बेटा, अपीयरेंस जो होती है ना माइलिनेटेड न्यूरॉन की, एक्सॉन की, व्हाइट अपीयरेंस होती है, जबकि नॉन माइलिनेटेड की ग्रेइश अपीयरेंस होती है। सो इट गिव्स अस ग्रेइश अपीयरेंस, जबकि दे गिव अस व्हाइटिश अपीयरेंस। सर मतलब माइलिन व्हाइट कलर होता है? एग्जैक्टली, हाँ। इसी वजह से तो हमारे ब्रेन में व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर होता है, समझ लो। Yes. हमारी स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर होता है बिकॉज ऑफ दिस माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। बात समझ में आ गई? अब खुद सोचो, जब माइलिन सिर्फ एक्सॉन में है, डेंड्रॉन साइटोन में तो नहीं है ना, तो उनका अपीयरेंस कैसा होगा, ग्रे। ग्रे। इसका अपीयरेंस कैसा होगा, ग्रे।
तो मतलब साफ है, सेल बॉडीज एंड डेंड्रॉन्स आर ऑलवेज ग्रे क्योंकि दे डोंट डेवलप माइलिन ओवर देम। जबकि माइलिन जो है इट इज वाइट इन कलर, ये वाइट है जिसकी वजह से पूरा। और दूसरा नाम, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को मेडुलेटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं, मेडुलेटेड, ठीक है, और इनको नॉन मेडुलेटेड। कई बार टर्म मेडुलेटेड नॉन मेडुलेटेड पूछी जाएगी तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, मेडुलेटेड कौन, नॉन मेडुलेटेड कौन। समझ गए मेरी बात? यस सर। So this is the way, this is how neuron can be explained। अब उसके बाद एक बात है और वो है न्यूरॉन के टाइप्स, अपोलर, यूनिपोलर, सीडो यूनिपोलर, बाइपोलर, कई तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, कौन कहाँ होता है तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आप लोगों का कमिंग संडे शायद टेस्ट है कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है? यस हाँ, तो मैं आज शाम को आपको ये एक असाइनमेंट भेजूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें से प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा वैसे एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू के ही बनाना। अब कुछ क्वेश्चन अगर उसमें बाकी टिश्यूज के भी हुए तो आप उनको अवॉइड करके बाकी के क्वेश्चन कर लेना। वैसे आपको एम कैप्स वगैरह कुछ मिला है? नो सर। नो सर। कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। नो। ठीक है, No उसके बारे में psychology में। बात करूं। आपको No एक sir। कॉपी मिलेगी, पूरा एक बुक मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे एम कैप्स के। तो वैसे वो ऑफलाइन आपको मिलनी चाहिए थे। अब मैं देख लूंगा, मैं इनसे बात करूंगा पहले कि एम कैप्स के बारे में क्या किया है, लेकिन फिलहाल मैं अपनी तरफ से कुछ असाइनमेंट्स दे दूंगा, तो आप फिलहाल उन पे फोकस करिएगा, ठीक है? यस सर। एक्सक्यूज मी चलिए सर। ठीक है, तो एग्जाम के लिए सही से प्रिपेयर करना, पूरा हर एक चीज कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू का पढ़ लेना, उसके बाद ही एग्जाम में प्रिपेयर होना, ठीक है? सर चलो, हाँ बोलो बेटा। सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो हैं, चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। हाँ, आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बीच में इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलो ठीक है, टेक द स्क्रीन शॉट्स फ्रॉम हियर। अभी ऑनलाइन केसेस में तो ये जरूरी है। चलो ठीक है, टेक द फर्स्ट वन। Now we can take the second one. सर आपने कहा ना सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें न्यूरॉन में, बिल्कुल। पर हम क्यों कहते हैं कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर पाती है? ये बात सही है। पहले पहले ये देखा गया था न्यूरॉन इज नॉट डिवाइडिंग बिकॉज सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट, पहले यही था। लेकिन कई सारी बुक्स जो लेटेस्ट हैं, जैसे इंद्रबीर की एक आती है एनाटमी, शायद ह्यूमन एनाटमी, तो उसमें ह्यूमन न्यूरॉन्स के बारे में उसने लिखा हुआ है कि दैट, या उसने क्या, काफी सारी बुक, करंट स्टडी तो वही है कि सेंट्रियोल एग्जिस्ट बट स्टिल न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड। शायद इसकी शेप और इसके फंक्शनैलिटी की वजह से इसकी परमानेंट नेचर जब आ जाती है, उसके बाद इसको रीफॉर्म होना, अपनी नॉर्मल उस रेंज में वापस जाना, नॉर्मल शेप में वापस जाना, वो जीरो वाली शेप जो है उसमें वापस जाना इसके लिए मुश्किल है। अदरवाइज यू कैन सी द सेल्स जो डिफरेंशिएट होने के बाद रीडिफरेंशिएट होती है। न्यूरॉन्स डू नॉट हैव रीजनरेशन पावर क्योंकि उनका वो G0 स्टेज जो है ना, वो सेल साइकिल का, वो परमानेंट है। इनका रीजन सेल साइकिल से आता है, सेंट्रियोल के प्रेजेंट और ना प्रेजेंट होने की वजह से नहीं, क्योंकि सेंट्रियोल तो प्लांट सेल में भी नहीं है ना, तो डिवीजन वो भी करती है, समझ लो। तो सेंट्रियोल इज नॉट द ओनली रीजन ऑफ डिवीजन। आप ऐसा कह सकते हो ऑल द ऑर्गेनेल्स एग्जिस्ट। सर और जो सेल्स डिफरेंशिएटेड होती है ना, जिनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है सर, फिर उसके हिसाब से वो भी करनी चाहिए डिवाइड, जैसे माइलिन, जैसे आपने कहा था श्वॉन सेल्स डिफरेंशिएटेड होती है, हाँ बिल्कुल, तो ये श्वॉन डिवाइड सेल्स डिवाइड, श्वॉन सेल्स कहाँ से डिवीजन करती है? जब न्यूरॉन बनता है तभी उसके साथ श्वॉन सेल्स अटैच हो जाती है, फिर ना न्यूरॉन डिवाइड करता है ना श्वॉन सेल्स डिवाइड करती है। न्यूरॉन्स, मैंने कहा नर्वस टिश्यू जो है ये सारा का सारा अनडिफरेंशिएटिंग, मतलब अनडिवाइडिंग है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा अगर डिवीजन पोर्शन है वो एस्ट्रोसाइट्स में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं। अब अगर आप अच्छा, इसका मुकाबला कर सकते हो एपिथेलियल सेल के साथ, गुड, आप इसको बोल सकते हो एपिथेलियल सेल के साथ मुकाबला करके देख सकते हो कि उनमें रीजनरेशन पावर है, इनमें नहीं है, उसका क्या रीजन है, ये पूछ सकते हो आप, ठीक है?
Yes, तो sir. रीजन देखिए, सेल साइकिल मतलब सेल डिवीजन में कई फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, एक होता है उसका जो हम कह सकते हैं देयर इज अनदर फेज दैट्स कॉल्ड एज G1 फेज, ये ना माइटोटिक या मियोटिक फेज। तो इन फेजेस के अलावा एक और फेज भी तो होता है, जिस फेज को हम जनरली जो है वी कॉल दैट फेज एज द G0 फेज। मान Yes, लो sir. एक तरह से वो फिर क्या होता है कि कुछ सेल्स में वो परमानेंट हो जाता है, कुछ सेल में उसका रीजन जेनेटिक है, उसका रीजन कोई फिजिकल वेव नहीं है। मतलब जो सेल है बाहर से इसकी शेप कैसी, इसका ये फॉर्म कैसा, ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये इन्वॉल्व है, वरना इस तरह की कोई चीज इन्वॉल्व वहां पे नहीं है। हमेशा सेल साइकिल रीजन उसके जीन्स होते हैं, क्योंकि सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटेड बाय जीन्स। ठीक है, तो जब वो जीन्स एक्टिवेट होंगे तभी सेल साइकिल आगे बढ़ेगा, जब वो जीन एक्टिवेट नहीं होंगे सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए एक परमानेंसी आती है नॉन डिवाइडिंग कैपेसिटी की, तो वो सिर्फ नर्व सेल एंड मसल सेल में पाई जाती है। तो मैंने एक फिजिकल रीजन तो आपको बता दिया कि शायद इस सेल की शेप वेरिएशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसको वापस अपनी डिवाइडिंग शेप में जाना पॉसिबल नहीं है। शायद इस तरह की भी चीज हो सकती है। Yes, sir. So मतलब जो सेल डिफरेंशिएटिंग होती है वो डिवाइड कर सकती है। जो मतलब डिफरेंशिएटिंग सेल्स अनडिफरेंशिएटेड जो होती है उनमें डिवीजन बहुत इजीली हो सकता है। जो डिफरेंशिएटेड उनको पहले डी डिफरेंशिएट होना पड़ता है, वापस अपने डिवाइडिंग स्टेट में आना पड़ता है। मतलब ये न्यूरॉन इसी हालत में तो डिवाइड नहीं कर सकता, इसको वापस पहले इस फॉर्म में आना पड़ेगा, है ना, तभी इसके Yes. क्रोमोसोम्स शेयर होंगे बीच में, फिर ये डिवाइड करेगा उनको। तो इस शेप में तो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है, बट दिस मे नॉट बी द रीजन, रीजंस आर फ्रॉम जेनेटिक। आई बात समझ? Okay. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है फिर, सी यू इन द नेक्स्ट।